हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th क्लास का जो इंडिया वाली बुक का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आप लोगों का। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत की लंबी तटरेखा के आखिर लाभ क्या हैं। या ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि भारत के शीर्ष यानी हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो आइए जानते हैं। तो आप सभी को तो पता है कि यानी भारत जो बंदरगाहों के विकास के लिए ठीक है अनुकूल दशाएं भारत में उपलब्ध हैं और यहाँ रोजगार का सृजन में भी क्या है काफ़ी ज़्यादा सहायक है। अगर आप लोग हमारे भारत को अगर दक्षिण के भारत की स्थिति को अगर आप देखिएगा तो यहाँ बहुत सारे बंदरगाह हैं। यहाँ कांदला है, यहाँ जवाहरलाल नेहरू है, मुंबई है, मरमा गाँव है, ठीक है ना, कोच्चि है, पारादीप है, चेन्नई है, हुगली है। तो ये बहुत सारे हमारे क्या है बंदरगाह हैं। तो बंदरगाहों के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है और रोजगार के सृजन में सहायक है और व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा जलमार्ग उपलब्ध कराता है। अफ्रीका औद्योगिक दृष्टि से क्या होता है विकास, यूरोप और पश्चिमी एशिया को दक्षिणी पूर्वी एशिया से देशों से जोड़ना, ठीक है, चीन और विकसित उद्योगों वाले यानी जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट को जोड़ने वाले पार महासागरीय जलमार्ग भारत से होकर ही क्या होते हैं बच्चों, गुजरते हैं। और इन देशों में हम आसानी से क्या कर रहे हैं, हम लगातार व्यापार कर रहे हैं। वो किसके कारण, भारत की दक्षिणी स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इन सभी के कारण। इस तरीके से हम कह सकते हैं बच्चों कि जो भारत का यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंद महासागर में भारत की स्थिति क्या है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और भारत के लिए क्या है ये वरदान है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, भारत के सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी भाग गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर क्यों देखा जाता है। 2 घंटे का अंतर होता है कि नहीं होता। तो आप सभी को पता है कि क्या होता है, गुजरात जो है 30 डिग्री पर स्थित है, ठीक है ना। और मैंने आप लोगों ने कभी सुना ही होगा कि 1 डिग्री क्या होता है इक्वल 4 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। तो 4 मिनट के बराबर होता है। तो अगर 4 मिनट के बराबर होता है तो अगर मैं बात करूं तो 4 को अगर मल्टीप्लाई करूं 30 से तो कितना होगा, यानी 120 मिनट, ठीक है ना। 120 मिनट यानी 2 घंटे का अंतर देखा जाता है। तो आप इसमें देख ही रहोगे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच लगभग 30 डिग्री अर्थात 2933 किलोमीटर देशांतरीय अंतर है और सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर में पहुंचने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। इसीलिए हम अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय का अंतर कितना होता है, 120 मिनट, यानी 2 घंटे का अंतर क्या होता है बच्चों, देखा जाता है। ठीक है, यानी अगर सूर्य मैं बोलूँ कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 4 बजे उगता है तो हमारे गुजरात में कितना होगा बच्चों, तो 4 बजे है तो उसके हिसाब से लगा लो 5 6, हाँ 6 बजे उग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों की तुलनात्मक अध्ययन 5 बिंदुओं में कीजिए। यानी हमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में क्या बताना है बच्चों, अंतर बताना है हमें। ठीक है, तो बात करते हैं, पहला बात करते हैं बच्चों अरब सागर के बारे में। तो आपको पता है अरब सागर क्या है, छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है, लेकिन ये आवास योग्य नहीं है, आप यहाँ रह नहीं सकते। और अरब सागर के द्वीपों में कोई भी ज्वालामुखी नहीं, एक भी ज्वालामुखी है ही नहीं इसके अंदर। और यहाँ लगभग 36 द्वीप हैं और 11 द्वीपों पर क्या है मानव रह सकता है। 36 द्वीपों में केवल 11 पे ही मानव रह सकता है, ठीक है। और इसे 11 डिग्री क्या होता है चैनल द्वारा अलग किया जाता है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप देखा जाए तो मिनिकॉय है। कौन सा बच्चों, मिनिकॉय। और यही हमारा लक्षद्वीप भी क्या है बच्चों, अरब सागर में स्थित है। अब बात करते हैं बंगाल। और एक और चीज़ याद रखना कि जो हमारा अरब सागर है ये प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी आप सभी को पता है कि बंगाल की खाड़ी के यानी द्वीपीय बड़े हैं, ठीक है, और आवास योग्य हैं। यानी क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ मनुष्य रह सकता है, ठीक है ना। यानी बंगाली खाड़ी में क्या हो सकता है बच्चों, मनुष्य रह सकता है, ठीक है, निवास योग्य है। और यहाँ का एक जीवंत ज्वालामुखी कौन सा है बच्चों, बैरन द्वीप है। और बंगाली खाड़ी में लगभग अगर देखा जाए तो 572 द्वीप हैं बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप क्या है, समूह भी स्थित है। और इन्हें 10 डिग्री इंग्लिश चैनल क्या करती है, अलग करती है।
और याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में जो स्थित जो जितने भी द्वीप हैं, ठीक है ना, उन द्वीपों की उत्पत्ति किससे हुई है बच्चों? ज्वालामुखी से हुई है, ठीक है ना, ज्वालामुखी से इन द्वीपों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो ये था अरब सागर और बंगाली खाड़ी में अंतर। अब बात करते हैं बच्चों, हमारा प्रश्न है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में 3 अंतर बताइए। अब पश्चिमी और पूर्वी तटीय का मतलब क्या है? अगर मैं भारत की स्थिति बोलूँ तो ये हमारा पश्चिम तट है और ये हमारा पूर्वी तट है। तो इन दोनों में हमें क्या करना है बच्चों? डिफरेंस बताना है। तो आइए बात करते हैं। अगर बात की जाए बच्चों, पहली बात अगर की जाए हाँ, तो यह तटीय मैदान मध्य भाग में थोड़ा सा क्या है बच्चों? संकीर्ण है, ठीक है ना, और उत्तर और दक्षिण में थोड़ा सा क्या है बच्चों? ये चौड़ा है, ठीक है, चौड़ा है। और औसत चौड़ाई बच्चों इसकी कितनी है? यानी पश्चिमी तट की औसत चौड़ाई कितनी है? 64 किलोमीटर। यहाँ बहने वाली नदियाँ क्या होती है बच्चों? अपेक्षाकृत काफ़ी छोटी होती है और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तेज होती हैं तो ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है ना। यहाँ की नदियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। इसके साथ साथ बात है, यहाँ मैदान अधिक कटा फटा है, जिसके कारण पत्तन तो यहाँ बन ही नहीं सकते। पत्तनों का विकास के सॉरी बच्चों, यहाँ है ना मैदान काफ़ी ज़्यादा कटा फटा है, जिसके कारण यहाँ पत्तन और बंदरगाहों का विकास आसानी से किया जा सकता है। इसे उत्तर में गोवा तट, कोंकण और दक्षिण में केरल का मालाबार तट भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। हमारा जो पश्चिमी तट की अगर बात की जाए, पश्चिमी तट काफ़ी ज़्यादा बेटर है पत्तनों के लिए। मैंने आपको बताया ना आप लोगों को, ये सारे के सारे यहाँ क्या है? पत्तन ही पत्तन है, ये कटा फटा एरिया है। अब बात करते हैं बच्चों पूर्वी तट की। तो पूर्वी तटीय मैदान क्या है बच्चों? यानी अगर बात की जाए पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान थोड़ा सा चौड़ा है, यानी कितना है? 80 से 100 किलोमीटर तक चौड़ा है ये। और यहाँ बहने वाली नदियाँ क्या करती है बच्चों? डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसमें बहने वाली नदियाँ कौन से? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, और ये सारी की सारी नदियाँ क्या करती है बच्चों? डेल्टा बनाती है। और ये काफ़ी उभरा हुआ बाग होने के कारण यहाँ बंदरगाह थोड़ी क्या है बच्चों? कम है, और पत्तन और बंदरगाहों के विकास के लिए थोड़ा सा यहाँ मुश्किल है। और यहाँ गोदावरी नदी के मुहाने का उत्तरी कौन सी सरकार है, और इसके दक्षिण में बच्चों कौन सा है? कोरोमंडल है। यानी अगर देखा जाए ये है सब पूर्व दक्षिणी भाग, तो जो इधर वाला भाग है इसे कहते हैं बच्चों उत्तरी सरकार, और इसके नीचे वाला भाग है इसे कहते हैं कोरोमंडल तट, जो है ना इसे कहते हैं बच्चों कोरोमंडल तट, ठीक है। काफ़ी आसान था। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार की 5 विशेषताएं बताइए। अभी हमने बात करी प्रायद्वीपीय पठार का, पहले तो बात करते हैं मतलब क्या होता है। जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, और भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। और ये तिकोने आकार वाला कटा फटा भाग है, यानी कटा फटा भूभाग है। और प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः बच्चों प्राचीन किससे? नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। और यहाँ पठार क्या है? भूपर पट्टी का सबसे पुराना यानी प्राचीनतम पठार है, ठीक है। और इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। और इस पठार में क्या आता है बच्चों? अरावली की पहाड़ियाँ भी शामिल होती है, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भी इसमें शामिल होती हैं प्रायद्वीपीय पठार में, ठीक है बच्चों। और अगर बात की जाए इस पठार के उत्तर पश्चिम में बताया अरावली की पर्वत, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, और पश्चिमी घाट, और पूर्व में पूर्वी घाट है, ठीक है बच्चों। और अगर बात की जाए इंडो ऑस्ट्रेलियन पार्ट का बच्चों क्या है? ये अग्रभाग है, और यहाँ हलचल बेसिकली होती ही रहती है। और नर्मदा, तापी, महानदी, भ्रंश घाटियों और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत क्या है बच्चों? प्रायद्वीपीय पठार का मुख्य उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में 5 अंतर बताइए, ठीक है बच्चों। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, तो ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये हमारा कौन सा बच्चों? पूर्वी घाट है। तो अगर बात की जाए पश्चिमी घाट में क्या है? महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक अरब सागर, मतलब ये कहाँ जो हमारा पश्चिमी घाट है बच्चों, ये कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जो हमारा पश्चिमी घाट है। और यहाँ कौन सा सागर है बच्चों? अरब सागर स्थित है, ठीक है। इन्हें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु में नीलगिरी तथा केरल के अन्नाईमुड़ी और इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है।
इसके साथ साथ अगर बात की जाए बच्चों, हमारे पश्चिमी तट की इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। ठीक है बच्चों। और प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी कितनी है बच्चों इसकी ऊंचाई, यानी 2695 इसकी ऊंचाई है, जो पश्चिमी घाट पर्वत की अन्नाईमुड़ी पहाड़ी में स्थित है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति भी पश्चिमी घाट, ये ज़्यादातर अगर प्रायद्वीपीय नदियाँ देखोगे तो ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है बच्चों, पश्चिमी घाट से ही होती है ज़्यादातर नदियाँ। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया पूर्वी घाट, ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, पूर्वी घाट है भारत का। और दक्कन पठार की पूर्वी सीमा पर पूर्वी घाट के पर्वत महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक ये फैला हुआ भाग है हमारा। ठीक है ना। और पूर्वी घाट की मुख्य श्रेणियाँ क्या है बच्चों, पहाड़ियाँ, पालकोंडा और नल्लामाला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं यहाँ। ठीक है। और पूर्वी घाट की श्रेणियाँ लगातार नहीं हैं, और कई बड़ी नदियाँ इन्हें काट कर क्या अपना मार्ग बनाती हैं पूर्वी घाट में। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई बच्चों 600 मीटर है, और यहाँ नदियाँ जो होती है अपर्दित होने के कारण क्या होते हैं, अविशिष्ट श्रृंखला का निर्माण करती हैं। ठीक है बच्चों। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, पूर्वी और पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं, और इस श्रेणी में कोई भी बड़ी नदी नहीं बहती। यानी पूर्वी अगर बात की जाए, पूर्वी घाट अगर बात की जाए तो यहाँ से कोई भी बड़ी नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट हमारा बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा, नमामि गंगे परियोजना के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, नमामि गंगे परियोजना क्या है, ये 2014 में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी। इसका प्रथम उद्देश्य क्या था बच्चों, गंगा नदी को प्रदूषण से रोकना था और गंगा नदी को संरक्षित करना था। ठीक है ना बच्चों। नमामि गंगे का मुख्य उद्देश्य था, 2014 में केंद्र सरकार द्वारा चालू की गई थी। नेक्स्ट हमारा बच्चों हमारा प्रश्न है, नदी द्रोणी और जल संभर में क्या अंतर होता है। नदी द्रोणी, तो बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। जो बड़ी नदियाँ होती हैं जब जल ग्रहण कर लेती है उसे नदी द्रोणी कहते हैं। और नदी द्रोणी का आकार क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। ठीक है। और छोटी नदियाँ वो नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को हम जल संभर कहते हैं। जो नदियों में क्या होता है, जो छोटी छोटी नदियाँ नहीं होती है या नाले होते हैं जिसमें पानी होता है, उसे जल संभर कहते हैं। जहाँ पानी को हम इकट्ठा रख सकते हैं उसे जल संभर कहते हैं। तो अंतर होता है दो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि नदी जल उपयोग से जुड़ी मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं। तो पर्याप्त मात्रा में जल का उपलब्ध ना होना, नदी जल का प्रदूषण होना, और नदी जल में भारी मात्रा में बच्चों क्या गाद यानी मिट्टी का जमना। ठीक है। और इसके साथ साथ जल के बहाव में क्या आता है बच्चों, ऋतुवश परिवर्तनशीलता आ जाती है। यानी हर ऋतु में क्या होती है, नदियों के बहाव में परिवर्तन आता है। इसके साथ साथ राज्यों के बीच नदियों को लेकर हमेशा क्या विवाद रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, केरल और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर हमेशा विवाद रहता है। मानव बसाव के कारण धीरे धीरे नदी वाहिकाएं धीरे धीरे सिकुड़ने लग गई हैं। ज़्यादातर मनुष्य अपना रहने के लिए ज़मीनों का उपयोग कर रहा है, जिसके कारण नदियाँ और धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। तो ये कुछ समस्या हैं नदियों से संबंधित। अब बात करते हैं बच्चों यानी ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषताओं के बारे में। तो आप सभी को पता है ये भारत में ही नहीं, ये नदी संसार में सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ठीक है बच्चों। और ये तीनों देशों में होकर बहती है। ठीक है, 3 देशों से होकर बहती है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि ब्रह्मपुत्र कैलाश पर्वत श्रेणी कहाँ से निकलती है बच्चों, मानसरोवर के निकट जो चेमा युंगडुंग से निकलती है। ठीक है बच्चों, चेमा युंगडुंग से ये बहती है हमारी कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, हमारा क्या है बच्चों, गंगा नदी। अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। एक बच्चों इंसिडेंट बताता हूँ, एक बार हमारी क्लास में क्या हुआ था। बेसिकली थोड़ा एक कहानी बता देता हूँ कि हमारी क्लास में जब हम लोग 11th क्लास में थे, रोशन सर थे, मैं भी था, हम लोग सभी लोग एक साथ पढ़े हुए हैं। तो वहाँ एक घटना क्या हुई थी, पेपर में हमारी आया था गंगा नदी की विशेषता बताइए। तो उनमें से कुछ बच्चों ने लिख रखा था कि गंगा हमारी माँ है और गंगा बहुत ज़्यादा पवित्र है करके। इसी तरीके से क्या हुआ था, बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने लिख रखे थे। तो सर ने क्या किया था, हमारे काफ़ी बच्चों को मतलब बोला था, तो इस प्रकार से आप पेपर में कृपया करके ना लिख के आइएगा। जो सटीक पॉइंट्स हैं, जो सटीक उत्तर है वही लिख के आइएगा। कई बच्चे क्या होते हैं मतलब अलग अलग बातें लिख देते हैं, तो बच्चों ये मतलब सही नहीं है। टीचर कैसे नंबर दे देगा आप लोगों को।
चलिए अब बात करते हैं। तो पहला बात करते हैं, गंगा नदी उत्तराखंड के कहाँ, उत्तरकाशी जिले के गोखुर यानी गोमुख के निकट गंगोत्री से निकलती है। ठीक है ना बच्चों, यानी 3900 मीटर की ऊंचाई से क्या होती है, निकलती है। इसके साथ साथ ये देवप्रयाग के भागीरथी और अलकनंदा दोनों को आपस में मिलाती है। इसके बाद ये गंगा कहलाती है। यानी गंगा नदी क्या होती है बच्चों, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। और गंगा नदी हरिद्वार के मैदान में क्या होती है बच्चों, प्रवेश करती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बात की जाए बच्चों, हरिद्वार से दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण से पूर्व की ओर बहती हुई चलती है और अंत में क्या होता है बच्चों, दक्षिण मुखी होकर दो धाराओं यानी भागीरथी और हुगली में क्या होते हैं, बट जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद, यानी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी की कुल लंबाई 25 अर्थात 2525 किलोमीटर है और ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसके उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी नदियां हैं। ठीक है, जो प्रायद्वीप से निकलने वाली मौसमी नदियों के आकार में मिलती हैं। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ अगर बात की जाए, यमुना हो गई, गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। सोन इसके दाहिने किनारे पर बहने वाली नदी प्रमुख है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है बच्चों, जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। किसकी बच्चों, गंगा की। और गंगा नदी का सांस्कृतिक महत्व भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में 5 अंतर बताइए। मैंने आपको बताया अपवाह तंत्र का मतलब क्या, सपोज करो एक नदी है, वो एक यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, यहाँ, और इस प्रकार से क्या बन जाएगा बच्चों, अपवाह तंत्र बन जाएगा। तो उत्तर भारत में 2 अपवाह तंत्र है, एक हिमालय अपवाह तंत्र है, हमारे पूरे भारत में 2 अपवाह तंत्र है, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। देखो थोड़ा मैं मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं परफेक्ट तो नहीं बिल्कुल ही बना पा रहा। ठीक है, तो ये देखिए मैप है, तो इसको 2 भागों में बांट देंगे। तो इधर से बहने वाली जो नदियाँ हैं उसे हम कहते हैं हिमालय नदियाँ या हिमालय अपवाह तंत्र, और प्रायद्वीप से बहने वाली नदियों को क्या कहते हैं, हम इसे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। वाह, मैंने मैप तो अच्छा बनाया है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं बच्चों हम लोग हिमालय अपवाह तंत्र। ये नदियाँ हिमालय से निकलकर क्या करती हैं बच्चों, उत्तरी भारत के उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में बहती हुई कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है, हिमालय अपवाह तंत्र यानी हिमालय से निकलने वाली ज़्यादातर नदियाँ कहाँ, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। और हिमालय क्या है, नवीन अपवाह तंत्र है, नया है ये। ठीक है ना, और यहाँ नदी क्या करती है बच्चों, विसर्प बनाती है, अपने मार्ग में बदलती भी है अपने, यानी हिमालय नदियाँ क्या होती है, नदी विसर्प बनाती हैं, इस टाइप से बनाती हैं बच्चों, ठीक है ना, और ये अपना मार्ग भी बदलती रहती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बात की जाए, ये नदियाँ हिमालय के हिमछादी क्षेत्रों से जल प्राप्त करती हैं और पूरा साल बहती रहती हैं। ठीक है, इसलिए बारहमासी कहते हैं या सदा नीरा कहते हैं, क्योंकि ये नदी कभी सूखती ही नहीं है। यहाँ नदियाँ अपने विकास की युवावस्था में और अपने मार्ग में अपर्दन का कार्य हमेशा करती रहती हैं। और यहाँ हिमालय नदियाँ क्या करती हैं, डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला डेल्टा है। ठीक है बच्चों, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। अब बात करते हैं बच्चों प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता के बारे में। तो वही मैंने बताया, प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती है, जो पश्चिमी घाट से एवं प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र क्या है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा पुराना है। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होता है, सुनियोजित मार्ग में बहती रहती हैं और ये नदी विसर्प नहीं बनाती हैं। और ये नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती हैं और ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मियों में सूख जाती हैं, क्योंकि वर्षा पर गर्मियों में वर्षा होती नहीं, इसलिए कारण क्या होता है, इनमें पानी सूख जाता है। और ये नदियाँ अपने आवास की पूर्णावस्था में हैं और इनकी नदी घाटियाँ चौड़ी और उथली होती है। इसके साथ साथ जो पता प्रायद्वीपीय नदियाँ है ना, कई बार तो गायब भी हो जाती हैं, पानी नहीं मिलता तो गायब हो जाती हैं, लुप्त हो जाती है नदियाँ। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हमारा, भारत में नदियों को जोड़ने के सामाजिक आर्थिक कथन को प्रमाणित कीजिए। यानी भारत में नदियों को सामाजिक आर्थिक परिणाम बताना जो जोड़ती है। तो आप सभी को पता है कि बड़ी नदियों में जल शक्ति का काफ़ी ज़्यादा संभावना है। जो बड़ी नदियाँ हैं इससे हम क्या कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। और उत्तर में हिमालय, मध्य में सतपुड़ा, पूरब में छोटा नागपुर का पठार, उत्तर पूर्व में मेघालय, पूरब और पश्चिम घाट में जल शक्ति की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। यदि इन नदियों के अतिरिक्त जल को कम जल वाली नदियों में जोड़ दिया जाए तो कृषि में सिंचाई के लिए काफ़ी ज़्यादा जल उपयुक्त हो सकता है।
और नदियों को आपस में जोड़ने से अन्न उत्पादन की क्षमता क्या होता है, और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब नदियों को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा अनाज का उत्पादन हो सकता है और जल शक्ति को भी बढ़ाया जा सकता है। और सूखे और बाढ़ जैसी स्थितियों से क्या पाया जा सकता है बच्चों, राहत पाई जा सकती है। ठीक है बच्चों, और नदियों को जोड़ना सरल योजना नहीं है, और भारत सरकार क्या कर रही है, इसके लिए मतलब प्रयास भी कर रही है। अल्पकालिक रूप से नहीं, बस दीर्घकाल के आधार पर यह सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों के लिए वरदान साबित है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड क्यों पड़ती है भाई? ठंडियों में, शीत ऋतु में उत्तर भारत में ज़्यादा ठंड क्यों पड़ती है? तो आप सभी को पता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे जो राज्य जो है ना, वो समुद्र के प्रभाव से काफ़ी दूर है, और इन पर महाद्वीपीय जलवायु क्या होती है बच्चों, दिखाई देती है। और इसके आसपास क्या होता है, हिमालय श्रेणियों ने क्या किया है, हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी उत्तर में हिमालय है, तो हिमालय से हिमपात यानी हिम वर्षा होती है, स्नोफॉल होता है, जिसके कारण वो लहरें हमारे उत्तर भारत में दिखाई देती है, ठंडी जैसा मौसम होती है। और इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, फरवरी के आसपास क्या होती है, तुर्कमेनिस्तान हो गया और कच्छवन हो गया, यहाँ से ठंडी हवाएं उत्तर भारत की ओर शीत लहरों के रूप में आती हैं, और उत्तर भारत में पाला और कोहरा जैसी स्थिति बन जाती है। नेक्स्ट बच्चों हमारा प्रश्न है, आम्र वर्षा क्या होती है और इसकी उपयोगिता, इसके महत्व बताने हैं हमें आम्र वर्षा के। तो अगर बात की जाए बच्चों, आम्र वर्षा मैंने आपको बताया था, आपने सुना होगा, कभी मैंने नहीं बताया, ठीक है ना। तो केरल और तटीय कर्नाटक में क्या होती है, इस प्रकार की वर्षा होती है, जिसमें क्या होता है, तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। और आम्र वर्षा के कारण क्या होता है, इसमें आम बहुत जल्दी पक जाते हैं, इसीलिए इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। एक होता है बच्चों काल बैसाखी, का मतलब क्या होता है, काल बैसाखी। तो काल बैसाखी मतलब क्या होता है बच्चों, असम और पश्चिम बंगाल में क्या होता है, भयंकर और विनाशकारी वर्षा होती है, ठीक है ना बच्चों। और इसे इंडे बैसाख के महीने में आने वाली तबाही के नाम से भी जाना जाता है, और ये चाय, पटसन और चावल के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है काल बैसाखी। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, हमारा प्रश्न है हमारा कि भारतीय किसानों के लिए मानसून एक जुआ है। हाँ बच्चों, एक जुआ है इसे, अथवा में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है। तो अगर बात की जाए, मैंने आपको बताया भारत का जो मानसून भारत में क्या है, जुआ है, कि भारत की 64% जनसंख्या किस पर निर्भर है, अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, ठीक है। और आप सभी को पता है, कृषि और फसलें मानसून पर निर्भर करती हैं। कृषि की उपज यानी कृषि जो है ना, उसकी सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि पश्चिमी मानसून द्वारा कितनी ज़्यादा वर्षा होगी या कितनी नहीं होगी, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, वर्षा की उच्च परिवर्तनता, मतलब कहने का मतलब कि कुछ भागों में तो सूखा पड़ जाता है और अन्य भागों में बाढ़ जैसी प्रकोप देखा जाता है। भारतीय कृषि की सफलता मानसून पर निर्भर करती है। सिंचाई विहीन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं विकसित नहीं हैं, उन क्षेत्रों में क्या होता है बच्चों, कृषि पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मानसून का, ठीक है ना। मानसून का अचानक विस्फोट देश में क्या होता है बच्चों, मृदा अपरदन का मुख्य कारण बन जाता है। तो ये होता है, इसलिए हम कहते हैं बच्चों मानसून को भारतीय मतलब जुआ। अब बात करते हैं बच्चों, अब प्रश्न है हमारा, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों पहला कारण है अक्षांश। अक्षांश भारत की जलवायु को प्रभावित कैसे करता है, तो आप सभी को पता है कि यानी अक्षांशों पर क्या होता है, जैसे अगर बात की जाए, भारत का दक्षिण भाग विषुवत रेखा पर और कर्क रेखा के बीच में पड़ता है, और यह उष्ण कटिबंधीय प्रभाव रहता है यहाँ। और कर्क रेखा क्या होता है, उत्तर का भाग क्या होता है, कर्क रेखा के उत्तर भाग में क्या होता है, शीतोष्ण होता है। क्या होता है, शीतल ठंडी जैसी जलवायु दिखाई देती है। दूसरा होता है बच्चों पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला कैसे होती है, आप सभी को पता है, उत्तर में हमारे हिमालय है, तो हिमालय क्या करते हैं, हिमालय के पूर्व में क्या होती है, ठंडी हवाएं आती हैं, जिसे ध्रुवीय हवाएं या ध्रुवीय पवनें भी कहते हैं। तो हिमालय क्या करता है, इन ध्रुवीय पवनों को हमारे भारत में आने से क्या कर देता है, रोक देता है, जिसके कारण भारत में समताकारी क्या होती है, जलवायु दिखाई देती है। तीसरा आता है बच्चों जल और स्थल का वितरण। आप सभी को पता है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है या प्रायद्वीपीय भाग है, तो प्रायद्वीपीय भाग में एक तरफ तो अरब सागर है, दूसरी तरफ क्या है बच्चों, बंगाल की खाड़ी है, दोनों तरफ से घिरा हुआ, जिसके कारण भारत में जलवायु का प्रभाव दिखाई देता है। जिसके कारण क्या होता है, दक्षिण पश्चिम हवाएं क्या करती है, आर्द्रता ग्रहण करने में काफ़ी सहायता मिलती है उन्हें। और उत्तर का स्थलीय भाग होता है, तो यहाँ तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है और ठंडियों में तापमान बहुत कम होता है। गर्मियों में तापमान बहुत ज़्यादा होता है और गर्मियों में तापमान बहुत कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है हरित
ग्रह गैसें किसे कहते हैं और इनके प्रभाव बताइए। तो आप सभी को पता है कि जो हरित गैसें जो होती हैं ये वह गैसें होती हैं जिससे हमारा अच्छी तरीके से वायुमंडल क्या करता है, हमारा अवशोषित और या अवशोषण करता है। इन्हें हरित गृह कहा जाता है। जैसे आपके कौन सा हाइड्रोजन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, ये सारी कौन सी होती है बच्चों, हरित गैसें होती है। इसका प्रभाव क्या होता है, यानी हरित गैसों के प्रभाव जब बढ़ जाता है तो भूमंडलीय तापन भी क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। वैश्विक जलवायु में क्या आता है, परिवर्तन आता है। यानी और इसके साथ साथ जो हिम होता है यानी बर्फ़ पिघलने लग जाती है, और ठीक है ना, और बाढ़ की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अन्य प्रकार की जलवायु परिवर्तन और बीमारियां आ जाती हैं, जैसे कीट हो गया और मलेरिया जैसी बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती हैं वर्तमान। और इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, जनसंख्या और परितंत्र में भी क्या आता है, काफ़ी ज़्यादा बदलाव आता है हरित गृह गैसों के कारण। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हुए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भारत में मानसून वर्षा का मुख्य विशेषताएं क्या होती है। अगर मानसूनी विशेषता बोला जाए तो आप सभी को पता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा हमारे मौसमी है और जून से सितंबर के दौरान हमारे भारत में वर्षा होती है, मतलब उत्तर में। और इसके साथ साथ ये मुख्य रूप से ऊंचाई और भू आकृति को क्या करती है, नियंत्रित करती है। कोलकाता में अगर देखा जाए तो 119 सेंटीमीटर वर्षा होती है, दिल्ली में वहीं क्या होता है 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है, क्योंकि दिल्ली क्या समुद्र के प्रभाव से काफ़ी दूर है। ठीक है बच्चों। और किसी एक समय में मानसून वर्षा क्या तो कुछ दिनों में आर्द्र दौरों में आती हैं, जिसमें कुछ सूखे अंतराक्मी दिखाई देते हैं। ग्रीष्मकालीन में क्या होता है बच्चों, काफ़ी मूसलाधार वर्षा होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो मिट्टी का अपरदन काफ़ी ज़्यादा क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि इस वर्षा को क्या स्थानीय विलाप भी असमान है। 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ यहाँ वर्षा होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एल नीनो के बारे में। एल नीनो क्या है, इसके परिणाम क्या है, इसके प्रभाव क्या है। तो एल नीनो क्या होता है, जो हर 5 से 10 साल बाद आता है बच्चों, और इसके कारण क्या होता है बच्चों, सूखा, बाढ़ और मौसम जैसे परिवर्तन यहाँ आते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एल नीनो के परिणाम क्या होते हैं बच्चों। तो एल नीनो के परिणाम क्या होते हैं, यानी जैसे समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, प्लवक की मात्रा में कमी आना और समुद्र में मछलियों की संख्या धीरे धीरे घट जाना। एल नीनो, ठीक है ना, ये सारे क्या होते हैं बच्चों, परिणाम जब दिखाई दे तो यानी एल नीनो आ चुका है। एल नीनो का अगर देखा जाए भारत में प्रभाव, तो अगर देखा जाए तो आप सभी को पता 1990 से 91 में भारत में क्या होता है, एल नीनो प्रचंड आया था। इसके कारण क्या हुआ था, अधिकतर भाग में क्या हुआ था, 15 से 12 दिनों तक देरी हो गई थी हमारे भारत में मानसून की। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों वनों के बारे में। नेक्स्ट हमारा है बच्चों हमारा प्रश्न, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशेषता बताइए। तो याद रखिएगा बच्चों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है ना। और इन वनों का विस्तार गंगा, मध्य निचली घाटियों, भांबर, तराई और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरी भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल जैसे भागों में इसका विस्तार दिखाई देता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का। ठीक है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में क्या होता है, जैसे बच्चों साल का वृक्ष, सागवान का वृक्ष, शीशम, चंदन, आम, इस प्रकार के पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। और ये पेड़ क्या होते हैं, गर्मियों में क्या होता है, अपने पत्ते गिरा देते हैं और इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। पर्णपाती वनों को पतझड़ वन भी कहा जाता है। और उनकी ऊंचाई 30 से क्या होता है बच्चों 45 मीटर तक होती है। और ये इमारती लकड़ी प्रदान करती है, जिससे इनका आर्थिक महत्व काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बेचने के उद्देश्य से। ठीक है बच्चों। एक है बच्चों, एक होता है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर क्या होता है। तो देख लेते हैं बच्चों, याद रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान मतलब क्या होता है, सुरक्षा की दृष्टि से ये क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है ना, सुरक्षा की दृष्टि से बनाए। और इनकी सीमा क्या होता है, पशुचारण में मनाही होती है। यानी जिन क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उन क्षेत्रों में आप पशुचारण नहीं कर सकते। और इसकी सीमा में किसी भी व्यक्ति को भूमि का अधिकार नहीं होता, यानी आसपास में आप भूमि नहीं खरीद सकते। एक होता है अभयारण्य। अभयारण्य का मतलब क्या होता है, इसमें कम सुरक्षा होती है और इसमें वन जीवों की सुरक्षा के साथ साथ नियंत्रित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। पशुचारण आप यहाँ कर सकते हैं। इसमें अच्छे कार्य के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो ये अंतर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में अंतर। अब बात करते हैं बच्चों अनूप वनों के बारे में। ठीक है ना बच्चों, अनूप वन किसे कहते हैं और भारत में आर्द्र अनूप वनों में महत्व बताना है।
तो देखो अनूप वन क्या होते हैं बच्चों, अनूप वन वह होते हैं जो हमेशा जलयुक्त होते हैं और आर्द्र होते हैं, ठीक है ना। इन्हें वैलेंचली या अनूप वन भी कहा जाता है। और भारत में इस तरह के 8 आर्द्र भूमियां हैं। और जो बच्चे ये अपने सघन वनों और जैव विविधता के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, अनूप वन फेमस होते हैं। भारत का सुंदरवन डेल्टा क्या है, अपने मैग्रोव वनों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसे मैग्रोव वन भी कहा जाता है। इन वनों में टाइगर से लेकर मतलब सांप और बड़े छोटे सभी जानवर इसमें पाए जाते हैं। और संरक्षण, जैव विविधता और प्राकृतिक वनस्पति संरक्षण के लिए काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है और ये अस्तित्व में रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों वन्य प्राणी अधिनियम। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन्य प्राणी अधिनियम कब पास हुआ था, इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो याद रखिए वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में क्या हुआ था बच्चों, पास किया गया था। और इस अधिनियम के 2 उद्देश्य थे। पहला क्या था कि इसके संकटापन्न प्रजातियों को मतलब सूचीबद्ध करके उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। और दूसरा इसका उद्देश्य क्या था कि जो सरकार है वो नेशनल पार्कों में क्या करे, पशु विहारों को संरक्षित करे और वहाँ कानूनी सहायता प्रदान करे। ये क्या था बच्चों, इसका उद्देश्य था वन्य संरक्षण अधिनियम का, सॉरी वन्य प्राणी अधिनियम। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट है भारत में वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण क्या है, यानी वनों में जो प्राणी हैं उनकी संख्या मुख्य कारण क्या है उनके कम होने का। तो पहला क्या, उद्योग और तकनीक में लगातार विकास का होना। इन दोनों ने क्या किया है, वनों का बहुत ज़्यादा दोहन किया है। इसके साथ साथ खेती होना, बस्तियों स्थापित होना, सड़कों का बनाना, खदान, जलाशय, इसके लिए ज़मीनों से वनों को साफ कर दिया गया है। इन सब चीज़ों के लिए स्थानीय लोगों ने क्या किया, चारे, ईंधन और इमारती लकड़ों के लिए लगातार वनों को काटना शुरू कर दिया, जिसके कारण वनों पर दबाव ज़्यादा बढ़ चुका है। पालतू पशुओं के लिए नए चारागाह की खोज में मानव ने क्या किया, वन्य जीवों और उनके आवासों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है, ठीक है। इसके साथ साथ जो रजवाड़े जो थे ना बच्चों, रजवाड़े या जो अमीर जो सम्राट वर्ग ने क्या किया, शिकार करके क्या किया है, एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीवों को शिकार कर लिया है, जिसके कारण, और आप सभी को पता है कि इन जीवों का व्यापारिक महत्व भी होता है। इन पशुओं को मार कर क्या, इनके खालों को बेचा जाता है, जिसके कारण इन प्राणियों की लगातार संख्या कम होती जा रही है। जंगलों में कई बार आग लग जाती है और वन्य प्राणियों की संख्या धीरे धीरे नष्ट होती लगती है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया, तो आप सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में जब आग लगी थी, ठीक है ना, तो काफ़ी जानवर मारे गए थे। नेक्स्ट बच्चों बड़ा प्रश्न है सदा हरित और पर्णपाती वन या सदाबहार वन, इन दोनों में अंतर बताना है। तो अगर मैं बात करूँ सदा हरित वन के बारे में, तो इसमें कौन कौन से, जैसे महोगनी, बांस और ताड़ के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। और ये सदा हरे भरे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सघन होते हैं, ठीक है। और इनकी ऊंचाई कितनी, 35 से 50 मीटर तक होती है सदाबहार वन में। और इन वृक्षों की लकड़ी बच्चों काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। जो सदाबहार वन होते हैं इनकी लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं पर्णपाती वनों के बारे में। तो पर्णपाती वन क्या होते हैं बच्चों, इन जो ये वन होते हैं ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते क्या करते हैं बच्चों, गिरा देते हैं, गर्मियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है ना। और ये कम घने होते हैं और वृक्षों की ऊंचाई अपेक्षाकृत थोड़ी कम होती है। और इन वनों की लकड़ियाँ काफ़ी कम कठोर होती हैं। और ये वन लगभग पूरे भारत में बच्चों पाए जाते हैं। इन वनों की लकड़ियाँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। और इन वनों में किस प्रकार की लकड़ियाँ पाई जाती है, जैसे साल के वृक्ष पाए जाते हैं, सीलम, महुआ, आंवला, बेर और रवेर जैसे मतलब जो वृक्ष होते हैं इसमें पाए जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों भारत में वन्य संरक्षण नीति कब लागू की गई, इस नीति का उद्देश्य क्या था। तो याद रखिएगा बच्चों, भारत में वन संरक्षण नीति जो थी 1952 में लागू की गई थी और 1988 में इसे संशोधित यानी बदल दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, देश के 33% भाग पर वन लगाना, ठीक है, पारिस्थितिक असंतुलन क्षेत्रों में वन लगाना, ठीक है, और संतुलन को बनाए रखना, देश की प्राकृतिक धरोहर यानी जैव विविधता और आनुवंशिक मूल की क्या करना बच्चों, संरक्षण करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ साथ इसका उद्देश्य क्या था बच्चों, मृदा अपरदन या मरुस्थलीकरण को रोकना था, बाढ़ और सूखा जैसी स्थिति को नियंत्रित करना था, ठीक है, और सामाजिक वानिकी और वन रोपण को बढ़ावा देना था, ठीक है बच्चों। और इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा, भोजन उपलब्ध कराना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं का प्रयोग में लाना था। पेड़ लगाने के लिए बढ़ावा देना था, पेड़ों की कटाई को रोकना था और उसके लिए जन आंदोलन चलाना था, ठीक है ना। और महिलाएं भी इसमें शामिल किए जा सके, ठीक है ना। इसके साथ आप सभी को पता है कि बहुत सारे भारत में ऐसे आंदोलन हुए वनों के संरक्षण के लिए जो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जैसे चिपको आंदोलन।
वन्य और वन्य संरक्षण के लोगों में भागीदारी लाना। ये सारे क्या थे बच्चों, इसके उद्देश्य थे। नेक्स्ट है बच्चों सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं। सामाजिक वानिकी का मतलब क्या होता है, यानी सामाजिक वानिकी में क्या होता है, पर्यावरण, समाज और ग्रामीण विकास में मदद करने के लिए, ठीक है, वन लगाना या वनों का प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है, आपका सामाजिक वानिकी कहलाता है। ठीक है, इसके 3 अंग होते हैं। पहला होता है शहरी वानिकी। शहरी वानिकी का मतलब क्या होता है, शहरों में निजी व सार्वजनिक भूमि पर क्या लगाना बच्चों, हरित पट्टी लगाना, पार्क, सड़कों, रेल मार्ग और औद्योगिक और व्यापारिक स्थलों पर क्या लगाना बच्चों, वनों को लगाना। ठीक है ना, ये शहरी वानिकी कहलाता है। ग्रामीण वानिकी की अगर बात की जाए तो ग्रामीण वानिकी के अंतर्गत कृषि वानिकी और सामुदायिक कृषि को बढ़ावा देना इसके अंदर शामिल है। एक होता है बच्चों फार्म वानिकी। फार्म वानिकी में क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, कृषि योग्य और बंजर भूमि पर पेड़ लगाना और फसलों को उगाना, जिससे क्या होता है, खाद्यान्न, चारा, ईंधन, सब्जियां, ये सारी चीज़ें मिल सके। तो ये आता है बच्चों फार्म वानिकी के अंतर्गत। अब बात करते हैं बच्चों भारत में भूस्खलन क्षेत्रों को स्पष्ट करते हुए इसके निवारण और इसके उपाय बताने हमें। ठीक है, तो भारत में देखो अत्यधिक बाढ़ ज़्यादातर भूस्खलन कहाँ होता है बच्चों, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, द्वीप हो गया, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, ठीक है ना, तीव्र ढाल वाले क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी का अत्यधिक भाग, ठीक है, इन क्षेत्रों में क्या होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा क्या होता है बच्चों, भूस्खलन आता है। थोड़ा अधिक सुभेद्रता वाले अत्यधिक अधिक देखा जाए तो इन क्षेत्रों में कौन कौन से होते हैं बच्चों, जैसे मतलब भौगोलिक परिस्थिति अत्यधिक सुभेद्रता वाले क्षेत्रों में पारिस्थितिक से मिलते हैं। ठीक है ना, और केवल इतना ही नहीं, इन क्षेत्रों में हिमालय के सारे राज्य और उत्तर पूर्वी राज्य भाग जैसे असम को छोड़कर इसमें आते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों इसके अंदर कि मध्यम और कम सुभेद्रता वाले क्षेत्र। इस क्षेत्र में लद्दाख आ जाता है बच्चों, अरावली की पर्वत पहाड़ियाँ आ जाती हैं, पश्चिमी घाट आ जाता है, छाया क्षेत्र, दक्कन का पठार इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं आखिर भूस्खलन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। तो भूस्खलन को रोकने के लिए यानी बांध और सड़क पर क्या लगाना, कार्यों पर रोक लगाना चाहिए। स्थानांतरित कृषि के स्थान पर स्थायी कृषि या सीढ़ीनुमा कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, और तीव्र ढालों पर क्या करना चाहिए, मंद ढालों पर कृषि करना चाहिए, और वनों के कटाव को हमें रोकना चाहिए और पेड़ लगाना चाहिए। ये सब करके हम भूस्खलन जैसी स्थिति को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा प्रश्न है कि भारत में बाढ़ क्यों आती है और भारत में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो आप सभी को होता है वर्षा ऋतु में नदियों का जलस्तर काफ़ी अचानक बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण नदियाँ अपना तटबंध क्या होती है, पूरी तरह से तोड़ने लग जाती हैं। जिसके कारण क्या होता है, खेत आसपास का जो ज़मीन होता है और मतलब इन क्षेत्रों में क्या आता है, भारी बाढ़ आ जाता है। ठीक है ना, और चक्रवात क्या करते हैं, बांधों को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं। इसके कारण क्या होता है, मतलब मानव को कई प्रकार की मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं भारत में किन क्षेत्रों में ज़्यादा बाढ़ आती है, जैसे असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, ठीक है, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। और पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में क्या होती है, और गुजरात, हरियाणा में और पंजाब में आकस्मिक बाढ़ आती है। ठीक है बच्चों, ये सारे क्षेत्र हैं बाढ़ वाले प्रदेश। अब बाढ़ को हम लोग कैसे रोक सकते हैं बच्चों, तो बाढ़ रोकने के उपाय क्या हैं, तो पहला उपाय क्या है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नदियों पर तटबंध बनाना। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ नदियों पर बांध बनाना, बाढ़ वाली नदियों के ऊपरी जल ग्रहण करने के निर्माण कार्यों पर क्या लगाना, प्रतिबंध लगाना। नदियों के किनारों पर बसे लोगों को दूसरी जगह हमें क्या करना चाहिए, स्थानांतरित करना चाहिए, और मैदानों में जनसंख्या के बसाव को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। ये सारा काम करके क्या कर सकते हैं हम लोग, बाढ़ जैसी स्थिति को रोक सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों सूखा। सूखा क्या होता है, इसके प्रकार बताइए और इसके निवारण बताइए। तो आप सभी को पता है सूखा कई प्रकार के, पहला बात देखो, किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय में सामान्य से क्या होती है, कम वर्षा का होना क्या कहलाता है, सूखा कहलाता है। इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, और ये एक स्थिति है जिसमें लंबे समय तक क्या होता है, अपर्याप्त वर्षा होती है, वर्षा की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। इसे मौसम विज्ञान संबंधी सूखा कहते हैं। एक होता है कृषि सूखा, इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहते हैं। जब जल के अभाव में फसलें क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो उसे हम कृषि सूखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, यह जल की कमी के कारण। दूसरा आता है जल विज्ञान संबंधी सूखा, यानी जब धरातलीय और भूमिगत जलाशयों में जल स्तर लगातार क्या होता है, यानी भूमिगत जल और धरातलीय जल इनमें लगातार धीरे धीरे कमी आने लग जाती है और जल आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो उस जल को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, जल विज्ञान संबंधी सूखा कहते हैं।
एक होता है पारिस्थितिकी सूखा, यानी जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और पर्यावरण में तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे पारिस्थितिक सूखा भी हम कहते हैं। इसके निवारण के उपाय क्या है बच्चों? लोगों में तात्कालिक सेवाएं प्रदान करना, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, दवाइयाँ, पशुओं के लिए चारा, व्यक्तियों के लिए भोजन और उन्हें सुरक्षित स्थान प्रदान करना, ठीक है ना। भूमि और जल भंडारों की खोज करना, ठीक है, और भौगोलिक सूचना तंत्र की सहायता ली जा सकती है हम लोग। और वर्षा के जल का संग्रहण करना चाहिए और संचय करना चाहिए। इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, नदियों पर बांध बनाने चाहिए। अत्यधिक जल वाले क्षेत्रों पर निम्न जल वाले क्षेत्रों में नदी तंत्र की सहायता से क्या करना चाहिए? आपस को जोड़ना चाहिए। तो ये सारे काम करके हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? ये सारे काम करके हम सूखे की स्थिति को रोक सकते हैं। तो ये बच्चों थे वर्ल्ड इंडिया वाली बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसी में से ही आपका प्रश्न बनेगा, प्रश्न पत्र बनेगा या क्वेश्चन पेपर बनेगा। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो बच्चों टेंशन मत लो, आप जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।